एक्सपेंस रेशियो। ये म्यूचुअल फंड का वो टर्म है जिसको देखने के बाद सब लोग एक बार डर जाते हैं, क्योंकि जितना ये एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है उतना ही आपके रिटर्न्स पे इसका इंपैक्ट होता है। एक्सपेंस रेशियो को अगर बेसिक सिंपल भाषा में समझे तो ये एक तरीके की फीस है। देखिए, जब भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को एक म्यूचुअल फंड स्कीम चलानी होती है तो उसमें उसकी बहुत सारी कॉस्ट आती है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली उनको एम्प्लॉइज रखने पड़ते हैं जो रिसर्च करेंगे और जो एग्जीक्यूशन करेंगे ट्रेड का। सेकंड, उनको बहुत सारे सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं। थर्ड, ऑब्वियसली एक ऑफिस होता है, उसका बिजली का बिल देना पड़ता है। स्टाफ की सैलरीज तो हो ही गई, मैनेजमेंट की सैलरीज हो गई, ये सारी चीजें प्लस मार्केटिंग हो गया। और कई केसेस में जहां पे ब्रोकर इन्वॉल्व होता है उसकी ब्रोकरेज भी देनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो है ये एक कंपनी को, एक एएमसी को बेयर करनी पड़ती है। इसके अलावा वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसकी कॉस्ट भी उनको बेयर करनी पड़ती है। ये सारा जो कॉस्ट है उसको कहा जाता है टोटल एक्सपेंस रेशियो। अब ये टोटल एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, पास्ट में इसका क्या रूल था और 1 अप्रैल 2026 के बाद इसमें क्या चेंज आया है। कई केसेस में आप देखेंगे कि एक्सपेंस रेशियो कम हो गया है और कई केसेस में आप देखेंगे एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा हो गया है। एक्सपेंस रेशियो को एक्चुअली चेक कैसे करते हैं और बीईआर, बेस एक्सपेंस रेशियो, क्या चीज है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम कंप्लीटली डिकोड करेंगे। मैंने ये सीरीज चालू करी है जिसमें म्यूचुअल फंड के टर्म्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश है। इसमें मेरी पहली वीडियो थी एक्सआईआरआर वर्सेस सीएजीआर, उसको आपने बहुत प्रेम दिया, 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो गए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उसमें मैंने बताया है कि आईआरआर और सीएजीआर अलग कैसे होते हैं, जरूर देखिएगा। पर यह सीरीज चलती रहेगी और बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता रहूंगा, आप मिस ना कर दो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1 अप्रैल 2026 से पहले क्या होता था, एक टर्म यूज होता था टोटल एक्सपेंस रेशियो। अब टोटल एक्सपेंस रेशियो एक ब्लैक बॉक्स की तरह था, यानी कि उसके अंदर क्या चल रहा है हमें कुछ समझ नहीं आता था। अब एक उदाहरण लेते हैं, एक म्यूचुअल फंड है जिसकी 100 करोड़ का एयूएम। अब उस पे सेबी ने उनको कह दिया था कि भाई आप एक काम कर सकते हो, आप अपने हिसाब से एक जो है एक्सपेंस रेशियो तय कर लो और उस एक्सपेंस रेशियो के ऊपर कुछ और ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम आपको अलाउ कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर जो फंड है उसने 1% टोटल एक्सपेंस रेशियो रखा था तो इन्वेस्टर्स को 1 करोड़ रुपए की फीस देनी पड़ती थी। अब 100 करोड़ का एयूएम है, 1 करोड़ की फीस है, तो ऑब्वियसली इसी एयूएम से कम होगी और जो इसका इंपैक्ट आएगा वो आपके नेट एसेट वैल्यू पे आता है। अगर आप चाहते हो कि मैं अलग से एयूएम और एनएवी पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में एयूएम एनएवी लिख देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। पर अभी समझने के लिए ये समझिए, जो टोटल वैल्यू होती है म्यूचुअल फंड की, उसमें से ये एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है। तो ये जो 1% है ये एक तरीके से निवेशक की जेब से ही जा रहा है। अब इसी 1% के साथ साथ आप देखेंगे कि सेबी ने एएमसीज को अलाउ कर दिया कि वो कुछ एक्स्ट्रा एग्जीक्यूशन और ब्रोकरेज चार्जेस भी आपसे ले सकते हैं। वो कह रहे भाई 1% तो इनकी फीस हो गई, पर भाई उनको एग्जीक्यूशन करना है, ट्रेड डालना है, ट्रेड को चर्न करना है। हर कुछ महीनों में या दिनों में कोई ना कोई म्यूचुअल फंड कुछ ना कुछ खरीद रहा होता है, कुछ ना कुछ बेच रहा होता है, तो उसके लिए 0.12% एक्स्ट्रा वो चार्ज कर सकते हैं आपसे कैश ट्रांजैक्शन के लिए। कैश मतलब समझिए, एक म्यूचुअल फंड ने, एचडीएफसी, फ्लेक्सी कैप ने ये डिसाइड किया कि उनको रिलायंस का शेयर खरीदना है, अपनी जेब में रखना है, मतलब लॉन्ग समय के लिए खरीदना है। इसे हम कहते हैं कैश मार्केट। तो उसमें जब वो खरीदते हैं या बेचते हैं तो 0.12% वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे। और हां, अगर यही डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन है, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ट्रांजैक्शन है, जो खासकर मेजरली आर्बिट्राज फंड्स करते हैं, तो उस केस में ये जो नंबर है करीबन 0.05% एक्स्ट्रा हो सकता है। तो 1% टोटल एक्सपेंस रेशियो हो गया, पर ये जो कॉस्ट है ये उसके ओवर एंड अबव होती थी। तो एक तरीके से हमें तो समझ नहीं आया कि टीईआर टोटल कितना हो रहा है। अब देखिए, ये सारे चलते ना इन्वेस्टर्स के मन में एक क्वेश्चन रहता था, क्लैरिटी नहीं होती थी, तो एक सभी ने एक पेपर रिलीज किया और उसमें उन्होंने कहा कि अब हम पूरे सिस्टम को रीसेट कर देंगे। तो उनका बेसिकली एजेंडा था कैप द कोर, एक्सपोज द रेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, जो कोर कॉस्ट है, जैसे कि कोई भी एएमसी जब काम करती है तो उसकी कोर मैनेजमेंट फीस कितनी है, टोटली सेपरेटेड फ्रॉम डेली ट्रेडिंग कॉस्ट, ये हम अलग तरीके से रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक वो अमेलगमेट होती थी, हमें पता नहीं चलता था। तो ये लॉजिक था। और क्यों था, क्योंकि एक बार जो बेस कॉस्ट है वो पता चल गई तो सेबी जो है स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रूल्स और कैप्स लगा सकता है एएमसी के प्रॉफिट्स पे, कि भाई इससे ज्यादा प्रॉफिट आप नहीं ले सकते, क्योंकि फिर तो इन्वेस्टर को पैसा ही नहीं बनेगा। और वो कैप जो है उन्होंने बेस एक्सपेंस रेशियो पे इक्विटी फंड्स के लिए 2.1% का रख दिया है। तो आइए समझते हैं कि अब ये एक्ट कैसे करता है। तो जो पहले ओल्ड टोटल एक्सपेंस रेशियो था, अब वो 3 लेयर में बढ़ गया। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से आपको समझ आएगा कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स अब जो है कॉस्ट को रिपोर्ट करते हैं, और आप जो चीज देख रहे हो क्या वो रियलिटी में भी वही है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। ये सब तभी समझ पाओगे जब ये बेस चीजें समझ पाओगे। तो जो पुराना टोटल एक्सपेंस रेशियो था उसको 3 ब्लॉक्स में बांट दिया गया है। सबसे पहला ब्लॉक है बेस एक्सपेंस रेशियो, जिसमें उस पर्टिकुलर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का
फिक्स्ड ऑपरेशनल खर्चा आता है। तो सेबी ने कह दिया भाई देखो ऐसा है कि सब कुछ ऐसा खिचड़ी मत बनाओ, 3 लेवल पे रिपोर्टिंग करो, ठीक है। पहला लेवल रिपोर्टिंग करो बेस एक्सपेंस रेशियो BER। इसका मतलब है जो तुम्हारा घर चलाने के लिए खर्चा चाहिए, बिजली का बिल भरना है, सैलरीज भरनी है, ये सब प्रॉफिट अपना रखना है, जो करना है यहां पे कर दो। इवन जो आप डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना चाहते हो वो भी इस पे कर दो। तो 2 अलग तरीके के फंड्स होते हैं, डायरेक्ट होता है, रेगुलर होता है। आई एम श्योर आप उनके बारे में जानते होंगे। तो अगर रेगुलर फंड है तो आपको इसी बेस एक्सपेंस रेशियो में आपके ब्रोकरेज की भी कॉस्ट डालनी पड़ेगी जो आप डिस्ट्रीब्यूटर को दोगे। तो ये हो गया आपका बेस एक्सपेंस रेशियो। अब उसके ऊपर सेकंड लेयर है ब्रोकरेज एंड ट्रांजैक्शन, यानी कि ये तब लगेगा जब आप ट्रांजैक्शन करोगे। तो फॉर एग्जांपल किसी म्यूचुअल फंड हाउस ने 1 महीने तक ट्रांजैक्शन किया ही नहीं तो उसका कोई कॉस्ट ही नहीं लगेगा, जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी। और तीसरा है स्टैट्यूटरी लिवाइज, यानी कि जो गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है अलग से, वो यहां पे थर्ड लेवल पे आ जाएगा। तो 3 लेयर में बांट दिया। एक बेस एक्सपेंस रेशियो, आपका घर चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए। सेकंड था कि आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आप ट्रांजैक्शन करते हो तो कितनी कॉस्ट इनकर होती है। थर्ड है आपकी गवर्नमेंट लेवाइज, मतलब जो गवर्नमेंट आपसे पैसा इकट्ठा करती है। अब क्या होगा जब ट्रांजैक्शन होगी तो उस दिन गवर्नमेंट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे भी पैसा लेती है। तो इस तरीके से बहुत सिंप्लीफाई कर दिया सेबी ने। पर इसका इंपैक्ट क्या हुआ, मैं आपको 4 म्यूचुअल फंड्स की एक्चुअल फैक्ट शीट पढ़ के दिखाऊंगा, एक्चुअल BR TR कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये एक वीडियो से आपको कंप्लीट क्लैरिटी आएगी कि कैसे एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब आते हैं BR में एग्जैक्टली क्या क्या आता है। इसमें फंड मैनेजर और एडवाइजरी फीस आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन जैसे मैंने आपको बताया, RTA जो आपके ट्रस्टीज होते हैं उनकी कॉस्ट आ गई, कैम्स कार्वी कस्टोडियन फीस यहां पे आ गई, और ऑडिट मार्केटिंग एंड इन्वेस्टर एजुकेशन। बहुत हर फंड को इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए अलग से पैसे रखने पड़ते हैं, उनकी ऑडिट्स होती है, वो मार्केटिंग करते हैं, ये सारा खर्चा उन्होंने कहा भाई तुम अलग से ले लो। ट्रांजैक्शन में कॉस्ट में क्या हो गई, जो हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं लोग, चाहे वो कैश मार्केट में कर रहे हैं चाहे FNO मार्केट में कर रहे हैं, वो अलग से रिपोर्ट करना चालू करो। और तीसरा स्टैट्यूटरी लिवाइज यानी कि GST, रेगुलेटरी एंड सेबी चार्जेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सारे अलग से रिपोर्ट करना चालू कर दो। आई थिंक ये बहुत अच्छा काम हुआ, पर इस काम को पढ़ना कैसे वो बहुत मुश्किल काम है। अब मैं वो सिखा दूंगा, आज की वीडियो में सब इजी कर दूंगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई कि सेबी ने कहा हमारे को दिन दिन का चाहिए भाई, एवरी डे का चाहिए। एवरी डे मुझे बता देना कि तुमने कितना बेस एक्सपेंस रेशियो रखा है, कितना ट्रांजैक्शन कॉस्ट रखा है और कितना गवर्नमेंट टैक्सेस तुम दे रहे हो। वो मेरे को डेली बेसिस पे चाहिए। अब डेली का तो बता दिया, पर मंथली कैसे कंसोलिडेट करना है उसका बताया नहीं। तो अब आप समझिए कि एक्सपेंस रेशियो हर म्यूचुअल फंड का अब अलग हो चुका है, दिन का अलग होता है, महीने का अलग होता है। तो जो एक सिंगल नंबर आप देखते हो वो राइट नंबर नहीं होता है, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। आप अभी तक एक्सपेंस रेशियो ही गलत तरीके से देख रहे थे, बहुत गलत तरीके से देख रहे थे। और क्यों देख रहे थे, ऑब्वियसली क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी। आज मिल जाएगी, पसंद आ रही तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। अब जब AMC अपनी मंथली फैक्ट शीट निकालता है, उस फैक्ट शीट में उसको पता ही नहीं है कि मैं कौन सा नंबर प्रिंट करूं क्योंकि हर रोज का एक्सपेंस रेशियो अलग हो चुका है। तो अब क्या किया है कि सारे AMCs अपने हिसाब से अलग से रिपोर्ट करना चालू करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ देता हूं। तो चलिए सबसे पहला हम एग्जांपल लेंगे यहां पे वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड्स एंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स जो रहा है, नो रिकमेंडेशन, पराग पारिक का। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पे चलते हैं और उसका मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखाता हूं। अब यहां पे आप देखिए ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसका फर्स्ट में एवरी डे का टोटल एक्सपेंस रेशियो आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है। अब फर्स्ट में को उसका बेस एक्सपेंस रेशियो था 0.53%। ये बेस एक्सपेंस रेशियो है। आपको याद होगा अभी मैंने बताया था बेस एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। इसमें डायरेक्ट प्लान में कोई ब्रोकरेज कॉस्ट है नहीं है, ऑब्वियसली डायरेक्ट प्लान में तो कोई ब्रोकरेज कॉस्ट नहीं है। उस दिन पे किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी जीरो हो गई। और उस दिन का और एक फिक्स्ड इन्होंने गवर्नमेंट लेवी लिया हुआ है जिसमें GST आ जाता होगा, स्टैंप ड्यूटी ये सब आ जाता होगा, तो 0.09% लिया है। तो यानी टोटल कॉस्ट हो गई 0.62%। अब आप समझिए अगर पराग पारिक जिस दिन अपने म्यूचुअल फंड में कोई उथल पुथल नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई खरीद बेच नहीं करता है, तो ऑन दैट डे इस पराग पारिक फंड की जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो 0.62% होना चाहिए। अब अगले दिन भी 0.62, अगले दिन भी 0.62 है, चौथे दिन अब 4th ऑफ मे को पराग पारिक ने कुछ ट्रांजैक्शन किया जिस वजह से उनका स्टैट्यूटरी लिवाइज बढ़ गया, तो उस दिन का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.79% हो गया। अब है ना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। आपको पता है एक्सपेंस रेशियो आपके NAV को कैसे इंपैक्ट करता है? बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। समझिए एक म्यूचुअल फंड है जिसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 100 रुपए का है और उसमें 10 यूनिट है, तो यानी NAV कितने हुए, 100 डिवाइड बाय 10, यानी एक यूनिट जो है वो 10 रुपए का हो गया। अब इस म्यूचुअल फंड का ये डेली TER आ रहा है, हमारे पास हर रोज का TER आ रहा है, तो हम मानते हैं कि इस दिन का जो TER आ रहा है इसका वो आ रहा है 1% का। अब ये 1% का पूरे साल का TER होता है, दिन का TER नहीं होता है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 365 से, तो एक दिन का जो नेट TER आ रहा है वो आ रहा है 0.0027%। ठीक है, बड़ा छोटा सा नंबर आ रहा है। अब आप समझिए कि ये 100 रुपए में से ये 0.0027% उसी दिन माइनस हो जाएगा, तो यानी कि
100 इंटू 1 माइनस ये परसेंटेज गया, तो अब जो हमारा एनएवी है, अब जो हमारा एयूएम है वो हो गया 99 करोड़ 99 लाख, और इसको हम डिवाइड करेंगे वही 10 यूनिट से, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 9 रुपीज 99 पैसा। यानी कि याद रखिएगा, आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो डेली बेसिस पे आपके एयूएम से डिडक्ट होता है, डेली, एवरी डे। ये बात कितनों को पता थी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, नहीं पता थी तो माइंड ब्लोइंग लिख देना। एवरी डे कैलकुलेट होता है, और ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अभी तो हम 100 रुपए की बात कर रहे हैं। समझिए आज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का एयूएम कितना है, आइए चेक करते हैं। इसका एयूएम है 1,41,000 करोड़। तो आइए अब अपनी एक्सेल शीट पे हम यहां पे 1,41,000 करोड़ लिख देते हैं। तो आप समझिए कि एक दिन में पराग पारिक ने कितनी फीस बना ली। एक दिन में पराग पारिक हमसे करीबन 4 करोड़ रुपए की फीस बना रहा है एक दिन में, और वो भी सिर्फ फ्लेक्सी कैप फंड से। क्या ये बात आपको पता थी? नहीं पता थी ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये क्लियर तरीके से बता रहा हूं कि 4 करोड़ रुपए एवरी डे पराग पारिक जैसे फंड्स जो हैं हमसे बना रहे हैं। जितना ही एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा उतना ही नंबर ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ये 1 की जगह अगर 0.62 मान लेते हैं जो पराग पारिक ले रहा है, तो इन दैट केस वो नंबर 2.4 करोड़ आ जाता है। पर अगर ये नंबर 1.2% चला जाता है तो ये नंबर बन जाएगा 4.64 करोड़। यानी कि जितना बड़ा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही हर रोज म्यूचुअल फंड हाउस अपने एयूएम में से माइनस करेगा, और इंपैक्ट किस पे आएगा? आपके ऊपर और मेरे ऊपर। और इसीलिए एक्सपेंस रेशियो को समझना बहुत जरूरी है। तो यहां आप देख सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसने अपना एक्सपेंस रेशियो यहां पे डेली बेसिस का लिखा है, कभी 0.62 है, कभी 0.79 है, 0.88 है। अब ये इसका एक्सपेंस रेशियो डेली बेसिस पे आ रहा है। अब पराग पारिक को ये नहीं पता कि भाई मैं इसको रिपोर्ट कैसे करूं, तो पराग पारिक क्या कर रहा है? पराग पारिक कर रहा है ये। आइए अब यहां पे चेक करते हैं कि इसने अपना एक्सपेंस रेशियो कितना मेंशन किया है। और अगर आप यहां देखेंगे तो इन्होंने अपना एक्सपेंस रेशियो मेंशन किया है 0.53%, ओनली 0.53%। अब 0.53% उनका बीईआर था या टीईआर था? उनका बीईआर था। तो अब आप समझिए कि पराग पारिक अपना टीईआर नहीं रिपोर्ट कर रहा है, वो अपना बीईआर रिपोर्ट कर रहा है। अब कुछ समय पहले तक पराग पारिक पहले अपना टीईआर रिपोर्ट करता था 1 अप्रैल 2026 से पहले तक, तो वो आता था 0.65% के आसपास। तो लोग खुश हो गए कि भाई पराग पारिक ने तो फीस कम कर दिया। अरे भाई नहीं करी है, फीस उतनी ही है, बस रिपोर्टिंग जो है थोड़ी अलग कर दी है, जिस वजह से हमें कंफ्यूजन हो गया। तो ये तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। मैं जानता हूं थोड़ा टीडीएस काम है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। आइए दूसरे किसी फंड को चेक करते हैं। यहां पे हम चेक करते हैं आर्बिट्राज फंड को। और आर्बिट्राज फंड को क्यों चेक करना होता है? क्योंकि याद रखिएगा आर्बिट्राज फंड में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। हर रोज स्पॉट में खरीद हो रही होती है, फ्यूचर्स में सेलिंग हो रही होती है, तो मैसिव ट्रांजैक्शन होते हैं। और आप यहां देखिए कि ये कोटक का मैंने फंड पकड़ा है, कोटक आर्बिट्राज फंड पकड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1 मई से लेके आज तक का, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक का इसमें रेशियोज हैं। अब बेस एक्सपेंस रेशियो इसमें 0.32% है। ठीक है, बेस एक्सपेंस रेशियो 0.32% है। और यहां पे आप देखोगे कि ब्रोकरेज हर रोज बदल रही है, ब्रोकरेज हर रोज बदल रही है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हर रोज बदल रही है, और जिस वजह से स्टैट्यूटरी चार्जेस हर रोज बदल रहे हैं। अब आपको अगर याद होगा तो स्टैट्यूटरी चार्जेस में एसटीटी आता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। और अगर आपके स्टैट्यूटरी कॉस्ट इतनी बढ़ रही है, इसका मतलब एसटीटी बढ़ रहा है। एसटीटी कब बढ़ता है? जब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है। क्योंकि आपको पता है अभी पीछे भी निर्मला सीतारमण जी ने एसटीटी बढ़ा दिया था फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे। तो भाई ये जो आप नंबर्स देख रहे हो ना, 1.93%, 1.52%, 6.88%, 29 मई को 6.88% का ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुआ है, जिसमें टोटल कॉस्ट 7.99% की आ गई है। सोचिए, ये एक दिन की कॉस्ट नहीं है, ये एनुअलाइज्ड कॉस्ट है। यानी कि उस दिन जितना भी एयूएम होगा, फॉर एग्जांपल उस दिन अगर इस म्यूचुअल फंड का एयूएम 10,000 करोड़ था, तो कैसे कैलकुलेशन होगी? 10,000 करोड़ पे 7.99 डिवाइडेड बाय 365, तो ये हो गया 0.02%। तो ये उस दिन पे, अकेले उस दिन पे जो है आपका 2 करोड़ रुपया कोटक आर्बिट्राज फंड अपने एयूएम में से कम कर लेगा और ले जाएगा, और हमारे एनएवी पे उसका इंपैक्ट आएगा। तो ये जो अब यहां पे भी देखिए 7.59% 26 मई को, उसके एक दिन पहले 25 मई को 5.76%। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, और जब ये ट्रांजैक्शंस करते हैं, और खासकर आर्बिट्राज फंड में, क्योंकि आर्बिट्राज फंड स्पॉट में खरीदता है, फ्यूचर्स में बेचता है, तो उनका फ्यूचर्स में ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से उनको ज्यादा टीईआर देना पड़ता है।
अब एंड ऑफ द डे देखिए, हमें तो ये भी देखना है कि भाई टीईआर जो है वो हमारे रिटर्न्स ठीक आ रहे हैं कि नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एटलीस्ट हमें टीआर की कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब अगर मैं कोटक आर्बिट्राज फंड का लिस्टेड टीआर देखूं, जो उन्होंने मार्केट में बताया, वो समझे, तो आइए यहां देखते हैं हम कोटक आर्बिट्राज, और यहां पे हम एमएफ में देखते हैं, ये रहा कोटक आर्बिट्राज फंड। आइए कोटक आर्बिट्राज फंड के हम एक्सपेंस रेशियो को समझते हैं, और यहां पे इन्होंने अपना एक्सपेंस रेशियो मेंशन किया है 0.39%। अब 0.39 क्या है? 0.39 बेसिकली वो एक्सपेंस रेशियो है जिस दिन कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, उस दिन का एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखें तो 0.39 है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बेस एक्सपेंस रेशियो रिपोर्ट कर रहा है, और कोटक आर्बिट्राज फंड टोटल एक्सपेंस रेशियो रिपोर्ट कर रहा है, बट उस दिन का जिस दिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। यह जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो इसको समझ गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। अब हम तीसरा एक एग्जांपल लेंगे डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड का, कि कोई डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड हो, तो उसके लिए मैं एसबीआई का पीएसयू एंड बैंकिंग फंड ले लेता हूं, और उसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये एसबीआई का पीएसयू एंड बैंकिंग फंड है। तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां पे इन्होंने 0.34 का बेस एक्सपेंस रेशियो रखा हुआ है, और गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी रिलीज 0.06 है, तो यानी 0.4 का टोटल कॉस्ट है। जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है ये बढ़ जाता है। अब इसमें ज्यादा बढ़त क्यों नहीं होती? क्योंकि जो डेट सिक्योरिटीज है उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट और जो स्टैट्यूटरी रिलीज है वो बहुत कम लगती है। जब आप बॉन्ड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, तो इन लोग को बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं लगता है। इसलिए आप देखेंगे कि ये नंबर 0.4, 0.45, 0.48 ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है। पर आइए समझते हैं कि सेम चीज ये रिपोर्ट कैसे कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं एसबीआई का फंड है ये तो बैंकिंग एंड पीएसयू फंड है ये। इसको हम चेक करते हैं, इसके हम चेक करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं इन्होंने 0.42 रिपोर्ट किया हुआ है, और अगर हम 0.42 देखेंगे तो यहां पे 0.42 जो है इनका बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं टीईआर है, विदाउट एनी ट्रांजैक्शन टीआर इन्होंने अपना रिपोर्ट किया, यानी कि ये टोटल एक्सपेंस रेशियो रिपोर्ट कर रहे हैं। अब 3 रिपोर्टिंग्स मैंने आपको दिखा दी। पहली है पराग पारिक की, जिन्होंने बेस एक्सपेंस रेशियो रिपोर्ट कर दिया। बाकी जो दो है आर्बिट्राज फंड है, उसने भी जीरो ट्रांजैक्शन डे का रिपोर्ट कर दिया है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेट म्यूचुअल फंड ने करीबन वही नो ट्रांजैक्शन डे का ऑलमोस्ट आपको रिपोर्ट करके दे दिया है। तो अब ये चीज जानना बहुत जरूरी है, और खासकर जिन म्यूचुअल फंड्स में चर्न ज्यादा होता है, बात समझिएगा, जिन म्यूचुअल फंड्स में चर्न बहुत ज्यादा होता है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि कितना एक्सपेंस रेशियो ज्यादा लग रहा है, और वो एक्सपेंस रेशियो आपकी और मेरी जेब से ही जा रहा है। तो गाइस अब ये सब समझने के बाद हमें क्या करना है? अब बीआर टीआर हम समझ चुके हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट समझ चुके हैं, हमें क्या करना है? सबसे पहले फैक्ट शीट पे मत निर्भर करिएगा, क्योंकि फैक्ट शीट पे उनको पता ही नहीं लिखना क्या है। आपको अगर रियली इनका एक्सपेंस रेशियो चेक करना है तो कुछ नहीं, आप वेबसाइट पे जाइए और लिखिए कि मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका कोई फंड है, कोटक का फंड है, तो कोटक टीईआर लिख दीजिए, तो वो आपके लिए गूगल पे सर्च करके आपको दे देगा, और वहां से आप ये शीट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने डाउनलोड की। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या चर्न हो रहा है। सेकंड, हमेशा बीईआर को अलग पढ़िए, टोटल को अलग पढ़िए, और थर्ड जो है चर्न को देखिए। जो थर्ड पॉइंट हमने लिखा वॉच द फ्रिक्शन, चर्न को देखिए, क्योंकि जितना ज्यादा एक पोर्टफोलियो चर्न हो रहा होगा उतना ही ज्यादा एक्सपेंस रेशियो बढ़ रहा होगा, क्योंकि बीईआर तो सेम रहेगा, पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट और स्टैट्यूटरी कॉस्ट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी, और खासकर आर्बिट्राज फंड में बहुत तेजी से बढ़ती हैं ये। पर आर्बिट्राज फंड का एक्चुअली काम ही ये है कि उनको फटाफट खरीद के बेचना है सामने से, ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर सके। अगर आपका कोई भी म्यूचुअल फंड, आर्बिट्राज फंड, चाहे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो पर आपको डिजायर्ड रिटर्न्स दे रहा है या बेंचमार्क को बीट कर रहा है, तो इतना वरी करने की जरूरत नहीं है। पर इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में अगर बहुत ओवर चर्निंग हो रही है तो एक्सपेंस रेशियो बढ़ सकता है, और लॉन्ग टर्म में उसका रिटर्न्स पे बहुत मैसिव इंपैक्ट आ सकता है। तो गाइस आई होप ये वीडियो में आपको क्लैरिटी से समझ आ गया हो कि पास्ट में क्या हो रहा था, प्रेजेंट क्या हो रहा है, बीईआर क्या है, और उसके अलावा आपको फाइनली एक्शन स्टेप्स क्या करने हैं, देखना क्या चीजें हैं जिससे आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपके मन में और कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको एक्सपेंस रेशियो के बारे में नहीं पता, बिकॉज ये एक्सपेंस रेशियो आपके म्यूचुअल फंड की बाल्टी में एक छेद है। जिस तरह एक छेद से बाल्टी का पानी धीरे धीरे निकल जाता है, और हो सकता है बाल्टी खाली हो जाए या बाल्टी का पानी कम हो जाए, उसी तरीके से हमारे रिटर्न्स भी एक्सपेंस रेशियो पे ही निर्भर करते हैं मेजरली। तो एक्सपेंस रेशियो को समझना, उसके बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। कम और ज्यादा का डिसीजन आपका होने वाला है, कौन से फंड को रखना है नहीं रखना आपका डिसीजन होने वाला है, बट एटलीस्ट इस चीज को समझ के डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड रखिए, ताकि आप अपने फाइबर नंबर को, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिफोर रिटायरमेंट वाले नंबर को एंजॉय कर सके और अपनी लाइफ को जी सके। अगर आपने अभी तक वो नहीं किया है तो आप मेरे मास्टर क्लास में आ सकते हैं, टोटली फ्री है, और यहां मैं सिखाता हूं कि आप अपना फाइबर नंबर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके लिए अपने लिए एक
प्लान कैसे बना सकते हैं वेल डाइवर्सिफाइड, ताकि आप उसको अचीव कर सके। आज तक 2 लाख से ज्यादा लोग इसको अटेंड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉर्म को भर दीजिए और एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वैसे तो ये फ्री है, पर जैसे व्हाट्सएप ग्रुप फुल होगा फर्दर एडमिशंस नहीं लिए जाएंगे। तो गाइस, अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन है और कोई टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।